नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है। इजराइल के ईरान पर हो रहे हमलों में शामिल होने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द ही बड़ा फैसला सुना सकते हैं। अमेरिकी रक्षा सलाहकारों से वह यह भी जानना चाह रहे हैं कि क्या अमेरिका के पास मौजूद बंकर बस्टर बम ईरान के भूमिगत न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर सकते हैं और क्या उसे उपयोग में लाया जाए। आपको बता दें कि इजराइल ने इस बीच तेहरान के अलावा ईरान के 2 और शहरों को अपने निशाने पर लिया है और वहां के नागरिकों को इलाके को खाली करने की चेतावनी दी है। इन जगहों पर ईरान के परमाणु संयंत्र हैं। इजरायली सेना ने ईरान के 2 शहरों अराक और खोदाम्ब के निवासियों को फौरन शहर खाली करने का आह्वान किया है। इस चेतावनी के कुछ घंटे के भीतर ही इजराइल ने ईरान के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल से हमला कर दिया। फारसी भाषा में जारी बयान में आईडीएफ ने कहा कि वह इन क्षेत्रों में ईरानी सैन्य ढांचे को निशाना बना रही है। खोदाम शहर के बाहरी इलाके में एक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर भी स्थित है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। आईडीएफ की इस घोषणा और हमलों से इन शहरों में दहशत का माहौल बन गया है। ईरानी मीडिया ने बुधवार को दावा किया कि इजराइल ने कुछ समय के लिए ईरान की सरकारी टीवी को हैक करके 2022 के महिला विरोधी प्रदर्शनों की फुटेज को प्रसारित किया। इस घटना को ज़ायोनिस्ट दुश्मन की साइबर अटैक रणनीति बताया गया है। इजराइल के यूएन प्रवक्ता ने भी इस क्लिप को शेयर किया। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि अगर अमेरिका इस संघर्ष में शामिल होता है तो यह पूरी तरह से दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकता है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ट्रंप को साहसी नेता बताया और कहा कि यह समय है जब अमेरिका को निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय एक कठिन फैसले लेने की दहलीज पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में पूरी तरह से उलझना नहीं चाहते, बल्कि सीमित कार्रवाई से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की सोच रखते हैं। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें अमेरिका को लड़ाई में सीधे उतरना ही पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की मंजूरी दे दी है, लेकिन अनधिकृत आदेश है। अभी भी आधिकारिक आदेश आना बचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन से पूछा है कि क्या अमेरिका के पास मौजूद 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर सकता है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जमीन के नीचे बना हुआ है, जहां इजराइल की पहुंच नहीं है। बमों का टेस्ट हुआ है, लेकिन अब तक इन्हें युद्ध में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वे ईरान, इजराइल और अमेरिका को एक साझा हल सुझा सकते हैं। लेकिन जब पूछा गया कि क्या इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दे तो रूस क्या करेगा, तो पुतिन ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। उधर ट्रंप ने पुतिन से कहा कि वह पहले यूक्रेन वाले अपने मसले को सुलझा ले, फिर मध्य पूर्व की बात करे। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के शीर्ष राजनयिक शुक्रवार को ईरान के साथ परमाणु बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में मिल रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि भाई अमेरिका अभी इस बातचीत में शामिल नहीं होगा, लेकिन भविष्य में कुछ बदल सकता है। अमेरिका फिलहाल डिफेंसिव मोड में है और क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले 57 देशों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम फेडरेशन यानी OIC क्यों तमाशबीन बन के बैठी हुई है। पाकिस्तान के हुक्मरानों का हाल तो और भी बुरा है, जो कभी अपने परमाणु बम को इस्लामिक परमाणु बम करार देते थे। ईरान के जिस्म से जहां कतरा कतरा खून बह रहा है, वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर मांग कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। यह बात पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके कही। पाकिस्तान की तरफ से एक आधिकारिक प्रपोजल भी जा चुका है इस कमेटी को। आसिम मुनीर का अमेरिका से बढ़ता प्रेम दिखा रहा है कि
इस्लाम के नाम पर राजनीति करने वालों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ईरान के लिए काल का काम कर रहे ट्रंप की नोबेल भूख को तुष्ट करने के लिए कई देश कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मोहरा बन चुके हैं। युद्ध ट्रंप के लिए अवसर है और दुनिया के कई देश उसको अगला नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने के लिए आपस में लड़ मर कट रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। आसिम मुनीर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। पहलगाम शांति आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रुकवाने में ट्रंप की अहम भूमिका मानी जा रही है। ईरान की पीठ में पाकिस्तान ने छुरा क्यों भोंका, इसका जवाब व्हाइट हाउस में 18 जून को हुई ट्रंप मुनीर की मुलाकात से मिलता है। यह एक असामान्य घटना रही क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति शायद ही किसी विदेशी सेना प्रमुख की इस तरीके से मेजबानी करते हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि मुनीर ने ट्रंप को भारत पाक युद्ध विराम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश की थी, जिसके बदले उन्हें लंच पर बुलाया गया। हालांकि आधिकारिक बयानों से ज़्यादा चर्चा उन अनकही बातों की है जो बंद कमरे में हुई। विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल का कट्टर समर्थक अमेरिका अब पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ रणनीतिक साझेदार बनाने की कोशिश कर रहा है और चीन के खिलाफ भी पाकिस्तान को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इसे अमेरिकी प्रभाव के लिए आसान शिकार बनाती है। देश भारी कर्ज, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए पाकिस्तान को अपने पक्ष में करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डा स्थापित करना चाहता है, इसीलिए ईरान के खिलाफ कार्रवाई में रणनीतिक और राजनीतिक लाभ मिले। पाकिस्तान की 909 किलोमीटर लंबी ईरान सीमा इसकी भौगोलिक स्थिति को और महत्वपूर्ण बनाती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइक कुरेला ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साझेदार बताया। उस देश के लिए यह प्रशंसा है जिस पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगता रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी और विशेषज्ञों को मुनीर से उम्मीद रही कि वह ट्रंप पर दबाव डालेंगे कि ईरान के खिलाफ इजरायल के युद्ध में अमेरिका शामिल न हो। इसके बावजूद मुनीर से इजरायल ईरान के बीच युद्ध विराम की मांग को लेकर भी उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। हालांकि ट्रंप ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए जरूर कहा कि मुनीर से मिलकर उन्हें सम्मानित महसूस हुआ है और उन्होंने ईरान पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के बारे में पाकिस्तान सबसे बेहतर जानता है। ट्रंप के बयान से साफ है कि वे ईरान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। इस बात की गुंजाइश है कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास का एक हिस्सा अमेरिका में ईरान के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि तेहरान के अमेरिका के राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इजरायल के हवाई हमलों की निंदा करते हुए कहा था कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक है, लेकिन ये महज एक बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं साबित हुआ। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, और हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर, रणनीतिक विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आसिम मुनीर को खाना खिलाकर ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में जाता है तो पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में होगा। तो क्या चीन के साथ इसे पाकिस्तान की गद्दारी माना जाए? करोड़ी सिंह जी। प्रसून जी, देखिए, एक सामान्य सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, हर देश अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से निर्णय लेता है और आसिम मुनीर को अमेरिका ने न्योता दिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट जिस तरह से
आवभगत कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट क्या हो सकता है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख वहां गए हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है? और पाकिस्तान का एक देश के रूप में हित क्या हो सकता है, ये हमें समझना होगा। देखिए, पाकिस्तान लंबे समय से चीन के नजदीक चला गया है, अमेरिका से दूर होता जा रहा है, और चीन इस समय पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। और पाकिस्तान के जो जमहूरियत के लीडर हैं, तो सिविलियन लीडर हैं, वो चीन की बार बार विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। तो अमेरिका को ये लगा कि पाकिस्तान बहुत चीन के नजदीक चले गए हैं। लेकिन अभी जो भारत पाकिस्तान घटना हुई, उसमें मुनीर की प्रतिष्ठा जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ाई गई है, चाहे वो दिखावे की हो, और अमेरिका ने मुनीर से बात करके युद्ध रुकवाने की बातचीत की, ऐसा कह रहे हैं कि मुनीर से बात की, तो अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान चीन के चंगुल में जिस तरह से फंस गया है, उसको निकालने का, जो कि परंपरागत रूप से अमेरिका का दोस्त का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की सेना को साथ लिया जाए। और इसीलिए सेना प्रमुख का इतनी आवभगत और कई दिनों तक मेहमान नवाजी कर रहे हैं। करोड़ी सिंह जी, अगर आपकी बात मान ली जाए तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? क्या चीन अब पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू करेगा, या पाकिस्तान वास्तव में चीन के लिए मजबूरी बन गया है? देखिए, चीन तो दूरी नहीं बनाएगा, लेकिन पाकिस्तान में आंतरिक संकट आ सकता है, क्योंकि सेना का तख्ता पलट भी हो सकता है, या पाकिस्तान में दूसरे तरीके के राजनीतिक संकट आ सकते हैं। क्योंकि चीन जो सिविलियन लीडरशिप है, और चीन का जितना है, चीन सिविलियन लीडरशिप को जिस तरह नजदीक ले चुकी है, और चीन का इन्वेस्टमेंट है, चीन पाकिस्तान से अब दूर नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका भी चाहता है कि जो हमारा परंपरागत दोस्त रहा है, उसमें चीन की इतनी दखलंदाजी हो, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अब अमेरिका ये चाहता है कि आसिफ मुनीर को साथ लिया जाए, और साथ लेने के साथ साथ ट्रंप ने शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में अब मध्यस्थता का ऐसा आभास करा के, वो ये चाहते हैं कि ट्रंप का एक एम्बिशन था, चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मैं एक फोन कॉल में यूक्रेन क्राइसिस को रिजोल्व कर दूंगा, पैलेस्टाइन में और इजराइल क्राइसिस को रिजोल्व कर दूंगा। वहां वो फंस गए हैं, और भारत और पाकिस्तान वालों में वो लिवरेज ले रहे हैं कि देखिए, मैंने व्यापार को साधन बना के दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवा दिया है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को उस समय बुलाना जहां आसिफ मुनीर की वो आवभगत कर रहे हैं, यहाँ बहुत सी शंका, और ट्रंप का जो अभिप्राय है उसको हम संदेह की नजर से देख सकते हैं। शायद वो ट्रंप को तो हर आदमी संदेह की नजर से देखता है, दुनिया संदेह की नजर से देखती है। उनकी फजीयत कई बार हो चुकी है, कई मंचों पे हो चुकी है। एलन मस्क तक ने कह दिया है कि वह विश्वासघाती हैं, भरोसे के लायक नहीं है, और झूठ महा झूठे हैं। अब हमारे साथ मौजूद है हरिमोहन कौशिक जी। हरिमोहन कौशिक जी, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में अमेरिकी शिरकत के क्या कारण आप मानते हैं? सर, हमारे पिछले डिस्कशन के अंदर भी मैंने आपको एक बात कही थी जिससे आप एग्री कर रहे थे कि कोल्ड वॉर का सेकंड फेज जो है, वो कोल्ड वॉर 1 में यूएसएसआर गया था, रशिया बना, लेकिन यूएसएसआर के जितने पुराने साथी थे एक एक करके सबको निपटाया जा रहा है। अगर हम क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो 2011 की अरब स्प्रिंग से शुरू करते हैं। अरब स्प्रिंग में लीबिया, ट्यूनीशिया से लेकर इजिप्ट और सीरिया तक कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस थी। बशर अल असद बच गए थे। बशर अल असद को उखाड़ने का काम अभी हो चुका है। लास्ट एक यूएसएसआर का जो पार्ट या यूं कहीं साथी बचा हुआ है वो है ईरान, जो आज भी रशिया के साथ, अमेरिका को छोड़कर रशिया के साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। दूसरा, ईरान की जो खामेनेई रजीम है सर, ये एक प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट था कि कैसे भी करके यहाँ पर जानबूझकर एक खामेनेई रजीम को एस्टेब्लिश करके एक फियर फैक्टर, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए ताकि मुसलमानों में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो। दूसरा, शिया सुन्नी के साथ साथ ईरान का एक डर बैठाया जाए पूरे अरब वर्ल्ड में,
ताकि ये जो अरब वर्ल्ड पेट्रो डॉलर कमा रहा था और अमेरिकन इकोनॉमी पे हावी हो रहा था पेट्रोल की वजह से, तेल की इकोनॉमी की वजह से, वो उसके, और अरब कंट्रीज को कोई कुछ खरीदना तो था नहीं अमेरिका से, तो तेल के जितना तेल बिकेगा, अमेरिका जितना तेल वगैरह खरीदेगा, उतने पैसों के हथियार, गोला बारूद और दूसरी चीजें अरब कंट्रीज को बेचनी है। इसमें ईरान का जो डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर काम कर रहा था, और यूएसएसआर को रोकना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि बहुत सारे उसमें फैक्टर्स थे, मैं उसमें नहीं जा रहा अभी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि असलियत में ईरान की वो जो यूटिलिटी है वो उस लेवल पर बची नहीं है जो पिछले मतलब 1979 से अगर हम देखें तो वो चली आ रही थी। अब ईरान के अंदर एक लिबरल गवर्नमेंट की जरूरत है, क्योंकि ईरान इस टाइम पर यूरोप के अंदर बहुत सारे जो वहाबी मूवमेंट अरब कंट्रीज के पैसे से या अरब के पेट्रो डॉलर वाले पैसे से यूरोप तक पहुंचा था, उसको हवा देने का काम ईरान ने किया, और ईरान ने पूरे के पूरे यूरोप को इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब करके रख दिया कि यूरोप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की सिचुएशन में आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा, और वहाबिज्म एक टेंशन क्रिएट हो चुकी है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप को समझ में आ चुका है कि जब तक ये खामेनेई रजीम जाएगी नहीं, तब तक इन सब की आज के दिन जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी नहीं, क्योंकि बहुत बुरे हरिमोहन कौशिक जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई की अगर मौत होती है तो सत्ता समीकरण बदलेंगे। क्या उम्मीद की जाए अगर ऐसा होता है? हालांकि ये कयासबाजी ही होगी हमारे लिए अभी, लेकिन इजराइल ने कह चुका है कि उसके निशाने पे है खमेनेई। कह रहा है कभी भी उनके इलाके पे या उनके छुपने की जगह पे अटैक किया जा सकता है। अमेरिका भी इसकी हामी भर रहा है, लेकिन फिर हो रहा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या मिडिल ईस्ट में सत्ता समीकरण बदलेंगे? क्या सत्ता समीकरण बदलने से यूरोप में जो ये इस्लामिक चरमपंथी आंदोलन दिख रहे हैं वह खत्म होंगे? हरिमोहन जी। सर, ईरान में अगर रजीम चेंज हो जाती है, ईरान में अगर एक खामेनेई रजीम चली जाती है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक पपेट गवर्नमेंट होगी, जिसकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो अमेरिका या वेस्ट के हाथ में होंगी, या दूसरे शब्दों में कहूं तो डीप स्टेट के डायरेक्ट हाथों में होंगी, जो डायरेक्ट उनके कहने के अनुसार काम कर रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही खामेनेई रजीम चेंज होगी, पूरे के पूरे यूरोप और अमेरिका का जो बवाल है वो धीरे धीरे थमना शुरू हो जाएगा, और पूरी दुनिया में जो रेडिकलिज्म है वो काफी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया में एकदम से हम देखते हैं कि जिसे कहते हैं लिबरलिज्म बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, अरब कंट्रीज भी धीरे धीरे उसे अपना रही है, और ईरान भी अगर अपना लेता है तो जो फ्यूल अरब कंट्रीज की या ईरान की तरफ से यूरोप के अंदर जा रहा था, उसकी मस्जिदों के अंदर जा रहा था, वो काफी हद तक रुकना शुरू हो जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू अगर हम समझने की कोशिश करें तो रशिया और ईरान में एक सिमिलरिटी हमें नजर आती है। मैं उस बंदे का नाम भूल गया। पुतिन को हटाने के लिए, एक इलेक्शन के टाइम पर पुतिन को हटाने के लिए नेलेवेली समथिंग कुछ ऐसा बंदा था जो कि अपोजिशन लीडर की फॉर्म में खड़ा हो रहा था और रशिया को चैलेंज, मतलब पुतिन को चैलेंज कर रहा था। बाद में पुतिन के ऊपर आरोप लगे कि उसको जहर दिलाया गया, उसको जर्मनी ले जाया गया, वो जिंदा है, बच गया, वो बात की बात है। यानी यूरोप कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके पुतिन को हटा के एक डेमोक्रेटिक पर्सन डेवलप किया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए, जो उनके कहे अनुसार चले। यूक्रेन में जेलेंस्की उसी का एक एग्जाम्पल है। ईरान के अंदर भी यही कोशिश की जा रही है। अब खामेनेई कितनी जल्दी हटता है वो मैं अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 57 मुल्कों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फेडरेशन अपने सदस्य मुल्कों के साथ खड़ा होने में क्यों हिचक रहा है या क्यों असमर्थ है? करोड़ी सिंह जी। देखिए प्रसून जी, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे हरिमोहन जी ने बताया कि सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर है, वो अलग से अपना विकास करना चाहते हैं, वो इस्लामिक कट्टरपंथ के साथ। देखिए सऊदी अरब है, वहाँ कट्टरपंथ होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान जो शासक हैं MBS जो वहाँ के सऊदी अरब के, वो धीरे धीरे कट्टरपंथ से हटके सऊदी अरब को दुबई बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितने मुस्लिम कंट्री हैं ये पृथक रह के जो इतना कंजर्वेटिव एटीट्यूड है इस्लाम का, उससे हटके अपना विकास करना चाहते हैं, आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। करोड़ी सिंह जी, मुझे लग रहा है कि जो ये
देश के विकास के नाम पर है, कुछ परिवारों का विकास हो रहा है। चूंकि जानकार मानते हैं कि 6 देशों में 9 अमेरिकी बेस लगाए गए हैं, ये असल में कॉलोनी में तब्दील हो गए हैं। चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, इराक की बात करें, कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, जॉर्डन की बात करें या यूएई की बात करें, अब सारी जो विदेशी नीतियां हैं वो अमेरिका के अनुकूल है। कॉलोनी जब ब्रिटेन ने बसाया था तो कुछ ऐसा ही अनुकूलन किया था अपने लिए। करोड़ी सिंह जी, देखिए प्रसून जी, इसीलिए अमेरिका जो परिवार है वहाँ के अमीर है उनका समर्थन कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि इन देशों में जमहूरियत आए, प्रजातंत्र आए। बाहर अमेरिका दुनिया में एक कहता है कि हम प्रजातंत्र को प्रमोट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन इन देशों में अमेरिका के लिए ये जरूरी है कि जो जिसको आप परिवार का शासन कह रहे हैं वो बने रहे, और बने रहने से उनको उनसे डील करना आसान है। उनका इन्वेस्टमेंट अमेरिका अपने यहाँ ले जाएगा, उनको हथियार अमेरिका बेचेगा। जो अभी ट्रंप पहली बार अपने अमेरिका से बाहर निकले तो वो सऊदी अरब आए, यूएई आए, तो यहाँ विजिट किया और वहाँ से इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज किया। इन्वेस्टमेंट ने यहाँ के हथियार बेचे सऊदी अरब की, उन्हें टर्की से भी उन्होंने डील किया। और उस ट्रंप से पहले उनके बेटे ने आगे बिजनेस डीलिंग इन कंट्रीज से की। तो अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था यहाँ होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से डील करना। तो डील करना मुश्किल हो जाएगा। वो चीन हो चाहे अमेरिका हो, वो चाहेंगे कि वहाँ पे फैमिली का अगर शासन हो या किसी डिक्टेटर का शासन हो तो उसको उससे डील करना किसी भी सुपर पावर के लिए आसान हो जाता है, और अपना इंटरेस्ट सर्व वो कर सकते हैं सुपर पावर। करोड़ी सिंह जी बेहद अहम बात बता रहे हैं, लेकिन क्या चाइना ऐसा मॉडल पसंद करेगा जिसमें अमेरिका पाकिस्तान से कहता हो कि ब्रिक्स से आप दूर रहिए? हरिमोहन जी, रणनीतिक रूप से ब्रिक्स अपने आप में एक बेहद अहम संगठन बन चुका है, जिसमें ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। उसके बावजूद पाकिस्तान को इससे दूर रहने की बात कही जा रही है। वह पाकिस्तान के लिए तो कम हो सकता है महत्वपूर्ण हो, लेकिन चाइना के लिए बेहद अहम है। असल में पाकिस्तान को काट कर अमेरिका के साथ जोड़ने की कवायद और चीन से पाकिस्तान को काटना, जिसमें उसके अरबों खरबों डॉलर लगे हुए हैं, ऐसे में चीन के लिए कितना बड़ा झटका होगा और क्या चीन इसे आसानी से स्वीकार कर लेगा? हरिमोहन जी। सर, मैं थोड़ा सा इसे अगर एलाबोरेटिव मैनर में देखूं तो मैं ये कहूंगा कि इस टाइम पर हम एक ऐसे फेज में जी रहे हैं जहां एक सुपर पावर कमजोर हो रही है, लेकिन वो इतनी कमजोर नहीं हुई है कि भाग जाए या चली जाए, मतलब एब्सेंट है। और बाकी कंट्रीज जो है वो ताकतवर हो रही हैं, जिसमें चाइना है, इंडिया है, वो लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि अमेरिका को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इग्नोर कर दें, अमेरिका को साइडलाइन कर दें। तो हम जिस फेज में हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले रहे हैं, वहां असलियत में दो पावर्स का एक टसल चल रहा है, एक स्ट्रगल चल रहा है कि पाकिस्तान जो कि दुनिया में एक, सॉरी टू से, बट एक प्रोस्टिट्यूट की फॉर्म में है कि जो उसे पैसे देगा वो उस कंट्री का शरीर या उस कंट्री की जमीन को इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, उसकी जो भी रजीम है वो अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाने की बात नहीं, लेकिन हरिमोहन कौशिक जी जो पैसे दे रहे हैं, दोनों ही पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान को। अब दिक्कत ये है कि जो पैसे दे रहे हैं वो तो अपना वसूलेंगे ही। अब चीन क्या वसूलने की हैसियत में है? सर, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि असलियत में पाकिस्तान से किसी चीज को वसूलने की अगर हम उम्मीद करते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। ओसामा बिन लादेन के नाम पे खूब पैसा लिया और अपने घर में बिठाई रखा। चाइना से भी अगर हम देखेंगे, मेरी एक जो आरजू काजमी, उनसे कई बार बातचीत होती है, वो हंसते हुए एक बात कहती हैं कि हरिमोहन जी, सीधी सी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी पैसे देंगे तो गलत सोच है। पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स के नाम पे पैसे लेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स पूरे ही नहीं होने देंगे। अब पूरा ही नहीं होगा तो पैसे किस नाम पे? सर, ये एक स्ट्रेटेजी है पूरी की पूरी कंट्री की। वो अमेरिका से भी पैसे ऐंठते रहेंगे, ईरान के नाम पर, अफगानिस्तान के नाम पर, चाइना के नाम पर। चाइना से पैसे ऐंठते रहेंगे इंडिया के नाम पर, अफगानिस्तान के नाम पर, लेकिन एक जो पैसे वसूलने की नीयत है पाकिस्तान की, ईरान को बहुत भारी पड़ा है पीठ में। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा सर, सिर्फ एक चीज
हामिद उल साहब का एक स्टेटमेंट है जो इनके आईएसआई चीफ होते थे, उनका एक हंसते हुए स्टेटमेंट वो है कि जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो बात लिखी जाएगी कि पाकिस्तानियों ने अमेरिका की मदद से सोवियत वालों को हराया और अमेरिका की मदद से अमेरिका, फिर ये लिखा जाएगा अमेरिका की मदद से अमेरिका को हराया। लेकिन उसके बाद तीसरी चीज ये भी लिखी जाएगी कि अमेरिका और चाइना को आपस में भिड़ा के दोनों को बर्बाद कर। सर बाकी आप देख लीजिए। लेकिन ईरान को यह दगाबाजी बेहद भारी पड़ेगी और उन इस्लामिक मुल्कों की आंखें खोलने के लिए यह घटना काफ़ी है जो मुस्लिमों के नाम पर, इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पर दुहाई देते हैं। आप दोनों चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, चलते रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ।